आपका नित्य एग्जाम पॉइंटर के डेली करंट अफेयर्स में देखिए, डेली करंट अफेयर्स अब नए अंदाज में 14 अगस्त के डेली करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करेंगे और जो भी आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे उस पर हम लोग बातचीत करेंगे कि जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसे फॉलो करिए और वहाँ पर डेली का जो करंट अफेयर्स का पीडीएफ है वो अपलोड कर दिया जाता है, वो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट ऑफ द डे में देखते हैं, सबसे पहले अर्थव्यवस्था देखते हैं। तो 1 सितंबर 2020 को यह एक्सचेंज गोल्ड मिनी कॉन्ट्रैक्ट के साथ नए शुरू किए गए ऑप्शंस ऑन गुड्स विभाग के एक लिक्विडिटी इन्हांसमेंट स्कीम प्रस्तुत करेगा। उसका नाम क्या होगा? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी MCX। केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के संस्थानों को प्रस्तुत करने के लिए काम कर रही है ताकि लोगों को छोटी दुकानों और व्यवसायों को खोलने में मदद करने के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जा सके। उसका नाम है सामाजिक सूक्ष्म वित्त संस्थान। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मंडल सेबी ने म्यूचुअल फंड के न्यासियों को अपने न्यासिक कर्तव्य के कामकाज में सहायता करने के लिए एक समर्पित अधिकारी नियुक्त करने की अनुमति दी है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय में देखेंगे तो पेरू देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज। राष्ट्रीय में देखेंगे तो ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने और प्रोत्साहित करने के लिए नई कर योजना ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट ये स्टार्ट किया गया है। व्यक्ति विशेष में देखेंगे तो एसीजे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म अवार्ड 2020 के विजेता हैं तो वो कौन है? नितिन सेठी। सामाजिक प्रभाव पत्रकारिता के लिए केपी नारायण कुमार स्मारक पुरस्कार विजेता हैं, वो हैं शिव सहाय सिंह द हिंदू के हैं। नेशनल यूथ आइकन अवार्ड समिति नई दिल्ली द्वारा प्रेरक और प्रेरित युवा श्रेणी में दिए गए वैश्विक युवा उपलब्धि पुरस्कार 2020 के विजेता हैं डॉक्टर रॉबिन राधाकृष्णन। ओडिशा ललित कला अकादमी द्वारा दिए गए लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू आर्ट के सम्मान में धर्मपद पुरस्कार के विजेता हैं सुदर्शन साहू। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इन सबको देख सकते हैं, कहीं नोट भी कर सकते हैं। राज्य विशेष में देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में इस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधुनिक करने का निर्णय किया है। उसका नाम क्या है? श्री राम विमानपत्तन। इस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना लागू की जिसके तहत इस खरीफ मानसून के मौसम में फसलों की बुआई करने वाले किसानों को लाभ मिलेगा। तो वो राज्य कौन सा है? गुजरात। पंजाब सरकार की 92 करोड़ रुपए की योजना जिसका उद्देश्य नवंबर 2020 तक 1.74 लाख से अधिक 12वीं कक्षा के छात्रों को स्मार्टफोन उपलब्ध कराना है तो वो है पंजाब स्मार्ट कनेक्ट योजना। उत्तराखंड सरकार इन शहरों में ठोस कचरे के लिए बिजली उत्पादन संयंत्र स्थापित करेगी तो वो कौन है? रुड़की, रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी, ऋषिकेश और कोटद्वार। ठीक है। ज्ञान विज्ञान में देखेंगे तो इस संस्थान ने BEEG नाम से स्वदेशी सीड बॉल विकसित किए हैं तो वो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर। नासा की दूरबीन जिसने 66 नए बाहरी ग्रह खोजकर अपने प्राथमिक अभियान को समाप्त किया है तो वो है ट्रांसिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगला हम लोग सामान्य ज्ञान में थोड़ा सा देखते हैं। भारत के वास्तुकला परिषद यानी कि COA का गठन कब हुआ? तो 1972 में। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया MCX की स्थापना कब हुई? 10 नवंबर 2003 को। मुख्यालय कहाँ है इसकी? मुंबई में है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मंडल सेबी की स्थापना कब हुई? तो 12 अप्रैल 1998 में। मुख्यालय इसका भी मुंबई में है। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज CSE की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1908 में। ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं करंट अफेयर्स पर। तो पहला क्वेश्चन है, अमेरिकी डेमोक्रेट्स पार्टी ने निम्न में से किस भारतीय मूल की महिला को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चुना है? तो वो हैं कमला हैरिस। कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चुना है। तो कमला हैरिस जो है दोस्तों, अमेरिका में इस साल नवंबर माह में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव होने हैं। कमला हैरिस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। कमला हैरिस 2 बार
कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल भी रह चुकी हैं। कमला हैरिस ऑकलैंड में पली बढ़ी हैं। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री ली है और इसके बाद कमला ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की है। वे साल 2003 में सैन फ्रांसिस्को की जिला वकील बनी थीं। हैरिस ने साल 2017 में कैलिफोर्निया से संयुक्त राज्य सीनेटर के रूप में शपथ ली थी। ठीक है, तो कमला हैरिस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं जिन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस देश ने कोरोना की स्पुतनिक वी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है? तो वो है दोस्तों रूस। ठीक है, रूस ने बनाया है स्पुतनिक वी वैक्सीन और इसके इस्तेमाल के लिए क्या कर दी है, मंजूरी प्रदान कर दी है। रूस के स्वास्थ्य मंत्री हैं मिखाइल मुरास्को। उनका कहना है कि पहले चरण में जो वैक्सीन होगा वो स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जाएगा और उसके बाद शिक्षकों को दी जाएगी। तो रूस की कंपनी है सिस्टेमा, उसने उत्पादन शुरू कर दिया है। सरकार की योजना है कि अक्टूबर में वैक्सीन को पूरे रूस में बड़े पैमाने पर लॉन्च कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक ट्रेसिंग ऐप भी तैयार हो रहा है जो लोगों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखेगा। ऐप से उन लोगों पर भी नज़र रखी जाएगी जिन्हें ये वैक्सीन लग रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है रूस। रूस की जो कैपिटल है वो लार्जेस्ट सिटी है वो है मॉस्को। प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मिशुतिन और करेंसी है जो दोस्तों वो है रशियन रूबल। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चेयुता स्कीम को शुरू करने की घोषणा की है? तो वो है दोस्तों आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चेयुता स्कीम को शुरू करने की घोषणा की है। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। उन्होंने राज्य में महिलाओं के कल्याण के लिए एक नई स्कीम लॉन्च की है। मुख्यमंत्री रेड्डी ने YSR चेयुता स्कीम 2020 के नाम से एक नई स्कीम की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 45 से 60 साल की उम्र की करीब 23 लाख महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। राज्य की SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय ताल्लुक़ रखने वाली महिलाओं को इस योजना का फ़ायदा मिलेगा। तो इस योजना के तहत महिलाओं को हर साल 18,750 रुपये का इंसेंटिव भी मिलेगा। इस स्कीम के जरिए महिलाओं को बैंक से 75,000 रुपये तक का ऋण भी दिया जाएगा। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। उन्होंने महिलाओं के कल्याण के लिए एक नई स्कीम लॉन्च की है, उसका नाम क्या है, YSR चेयुता स्कीम 2020। चलिए यहाँ पर देखेंगे आंध्र प्रदेश मैप में। तो आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल दोस्तों इसकी प्रस्तावित की गई है 3। एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी विशाखापट्टनम, लेजिस्लेटिव कैपिटल होगी अमरावती और जुडिशियल कैपिटल होगी कुर्नूल। अभी फिलहाल हैदराबाद बनी हुई है। लार्जेस्ट सिटी जो है वो विशाखापट्टनम ही है। गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन और चीफ मिनिस्टर हैं YS जगनमोहन रेड्डी। जो लेजिस्लेचर है विधानमंडल दोस्तों वहाँ पर द्विसदनीय है, 175 विधानसभा की और 58 विधान परिषद की। राज्यसभा में कुल 11 सीटें हैं और लोकसभा में कुल 25 सीटें वहाँ से जाती हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस संगठन ने भारत में मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को सहायता देने की घोषणा की है? वो कौन सा संगठन है? संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को सहायता देने की घोषणा की है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरेस। उनके प्रवक्ता हैं स्टीफन दुजारिक ने एशिया में बाढ़ की स्थिति के बारे में कहा है कि बांग्लादेश में पिछले कुछ वर्षों का सबसे भयंकर एवं सबसे लंबा मानसून आया है और 1/4 देश बाढ़ से जूझ रहा है। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने में सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, चलिए संयुक्त राष्ट्र के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य में उल्लेख है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने में सहयोग करेगा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ये सारी चीज़ें बता दी गई है। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसके संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर कुल 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित किया था।
वे चाहते थे कि भविष्य में फिर कभी भी द्वितीय विश्व युद्ध की तरह युद्ध न उभर कर आए। संयुक्त राष्ट्र की संरचना में सुरक्षा परिषद वाले सबसे शक्तिशाली देश संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत अहम देश थे। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में कुल 193 देश हैं। विश्व के लगभग सारे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त देश इस संस्था की संरचना में आम सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या हैं वो सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर ये लोगो दिखेगा। यूएनओ का मुख्यालय क्या है दोस्तों? मैनहट्टन टापू, न्यूयॉर्क शहर, न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य। आधिकारिक जो भाषाएं हैं वो है अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फारसी, रूसी और स्पेनी। अध्यक्ष या महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है? तो वो है दोस्तों असम सरकार। ठीक है, तो लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से असम सरकार राज्य में 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस योजना के तहत आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए पात्र परिवारों को 830 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। असम में यह सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना होगी। इस योजना के तहत विधानसभा क्षेत्र के 15 से 17 हजार परिवारों को लाभ पहुंचेगा। अरुणोदय योजना के लिए असम सरकार 210 करोड़ रुपए प्रति महीने वहन करेगी। तो यहाँ पर देखेंगे असम, ये जो आपको दिख रहा है मैप में, इसकी राजधानी है दिसपुर। सबसे बड़ा जो शहर है वो है गुवाहाटी। घनत्व 340 पर वर्ग किलोमीटर। जिले कुल असम में 33 हैं और जो राजभाषा है वो है असमिया। गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, भाजपा के हैं। विधानमंडल एक सदनीय है। विधानसभा में कुल 126 सीटें हैं। संसद की बात करें तो राज्यसभा में यहाँ से 7 सीटें और लोकसभा में 14 सीटें यहाँ से जाती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सूखे, अत्यधिक वर्षा या बिन मौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों हेतु एक नई योजना की शुरुआत की है? तो वो है गुजरात सरकार। ठीक है, तो इसके तहत जो भी नुकसान होंगे उसके भरपाई के लिए बिना कोई प्रीमियम दिए मुआवजा मिल सकेगा। गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की नई योजना इस वर्ष के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का स्थान लेगी। हालांकि यह योजना केवल 1 वर्ष के लिए ही लागू होगी। ठीक है, क्षतिपूर्ति केवल तभी दिया जाएगा जब फसल का नुकसान क्या होगा? 33% से अधिक होगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखेंगे गुजरात मैप में, कैपिटल है गांधीनगर, लार्जेस्ट सिटी है अहमदाबाद, डिस्ट्रिक्ट हैं कुल 33, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, विधानसभा की सीटें हैं 142, राज्यसभा में यहाँ की कुल 11 सीटें हैं और लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस राज्य का नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वो है दोस्तों छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है जहां शहरी लोगों को वन भूमि अधिकार प्रदान किया गया है। इसकी शुरुआत जगदलपुर से की गई है जहां नगर निगम ने 11 आदिवासियों को वन भूमि के अधिकार पत्र दिए गए हैं। जगदलपुर देश के गिने चुने नगर निगमों में शामिल हैं जिसकी सीमा में आज भी छोटे और बड़े जंगल क्षेत्र हैं। मुख्यमंत्री बघेल की विशेष पहल पर वन अधिकार अधिनियम के तहत शहरी क्षेत्र के निवासियों को भी वन अधिकार पत्रक देने की शुरुआत यहाँ से की गई है। ठीक है, चलिए मैप पे यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये है छत्तीसगढ़। जो राजधानी है दोस्तों रायपुर, नवा रायपुर, अटल नगर। सबसे बड़ा शहर है रायपुर, घनत्व 189 है। राजभाषा है यहाँ की हिंदी और छत्तीसगढ़ी। गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000। राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। विधानमंडल यहाँ एक सदनीय है। विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। राज्यसभा में 5 सीटें और लोकसभा में कुल यहाँ से 11 सीटें जाती हैं। 8वां प्रश्न है। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है? तो वो किया है किसने? जल शक्ति मंत्रालय ने। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है। जल शक्ति जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया गया है। एसबीएम अकेडमी को मौजूदा सप्ताह भर के व्यवहार परिवर्तन अभियान यानी कि गंदगी मुक्त भारत के दौरान जो है वो लॉन्च किया गया है।
स्वच्छ भारत मिशन अकादमी फ़ोन आधारित एक अकादमी है और यह 60 मिनट का एक मॉड्यूल ऑफर करता है, जो एक IVR आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस संगठन ने कृषि मेघ केंद्र का शुभारंभ किया है? तो कृषि मेघ का शुभारंभ किया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। तो कृषि मेघ क्या है? यह एक डेटा रिकवरी केंद्र है जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्र सरकार के प्रमुख अनुसंधान निकाय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कीमती डेटा की सुरक्षा करने में मदद करेगा। केंद्र की स्थापना राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत हैदराबाद राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी में की गई, जिसे विश्व बैंक और सरकार दोनों द्वारा वित्त पोषित किया गया है। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में ICAR का मुख्य डेटा सेंटर कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान क्या है? IASRI में है। ठीक है, चलिए अब यहाँ ICAR के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्त शासी संस्था है। रॉयल कमीशन की कृषि पर रिपोर्ट के अनुसरण में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत और 16 जुलाई 1929 को स्थापित इस सोसाइटी का पहले जो नाम था वो था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, तो इतना आपको जानना है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ठीक है, चलिए तो जो पिछला प्रश्न पूछा गया था कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2020 का विषय क्या है? तो उसका विषय है इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, जो विषय वगैरह होते हैं ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग ज़रूर से ध्यान रखिएगा। तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी कि VIPD 2020 का जो विषय है वो है इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। WIPD प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है। अक्टूबर 1999 में WIPDO की महासभा में एक खास दिन को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है घोषित करने के विचार को मंजूरी दी थी। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के लिए तारीख के रूप में चुना गया था, क्योंकि उस तारीख के साथ यह मेल खाता है जिस पर 1970 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के स्थापना करने वाला कन्वेंशन लागू हुआ था। ठीक है, तो इसलिए 26 अप्रैल का डेट जो है यहाँ पर फिक्स कर दिया गया। चलिए अगला पुस्तक जो आपके लिए है, पुस्तक जिसका शीर्षक है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग क्रॉनिकल्स। ठीक है, इतनी पुस्तक का नाम है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग क्रॉनिकल्स है निम्न में से किसके कार्यकाल पर आधारित है? तो ये जो पुस्तक है इसका शीर्षक है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग क्रॉनिकल्स निम्न में से किसके कार्यकाल पर आधारित है? पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो इनमें से क्या सही है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हमें आपके आंसर की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। तो चलिए समाप्त करते हैं आज का करंट अफेयर। थैंक फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। डेली करंट अफेयर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय